नेक्स्ट टॉपिक अपन कंक्लूड कर रहे हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो वन बाय वन एक एक करके दोनों को समझते चलिए। सबसे पहले आइडियल सॉल्यूशन लेते हैं। आइडियल सॉल्यूशन कौन से सॉल्यूशन कहे जाते हैं? तो इसके लिए हमने एक माइलस्टोन बनाया, एक थंब रूल बनाया, दैट इज रॉल्स लॉ। जो भी सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को ओबे करेगी, यानी उसके सब नियम का पालन करेगी, वो सॉल्यूशन आइडियल हो जाएगी, और जो नहीं करेगी वो नॉन आइडियल हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें हमने माइलस्टोन किसको बना रखा है? रॉल्स लॉ को। और रॉल्स लॉ है क्या चीज़? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। यानी उसका इक्वेशन क्या आता था? अगर हम ए कंपोनेंट के लिए लिख रहे हैं तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। पी नॉट ए क्या चीज़ है? जब वो कंपोनेंट प्योर स्टेट में था उस समय वो जितना प्रेशर लगा रहा था वो प्रेशर है, प्योर कंपोनेंट का प्रेशर। ठीक है, और पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ठीक है, और एक और था पी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ये भी तो रॉल्स लॉ में था ना। टोटल प्रेशर कैसे निकालते हैं? अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, रॉल्स के साथ कॉम्बिनेशन करके हमने बनाया। टोटल प्रेशर इज इक्वल टू जितने भी छोटे छोटे पार्शियल प्रेशर लग रहे हैं ऐड कर दीजिए। दिस इज अगेन ए रॉल्स लॉ। तो जो इक्वेशन इस नियम का पालन करेगी, ठीक है, वो हमारे लिए आइडियल होगी। हर कंसंट्रेशन के लिए, चाहे आप कितना भी सॉल्यूट मिलाए हो, हर कंसंट्रेशन बोलने का मतलब, कंसंट्रेशन क्या चीज़ है? कितने में कितना। तो आप कितने में भलो कितनों चीज़ मिलाए हो, कितना भी ज़्यादा मात्रा हो सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का, किसी भी कंसंट्रेशन में, अगर वो इन नियमों का पालन कर रही है जो रॉल्स ने बताया है तो वो सॉल्यूशन आइडियल है, और नहीं कर रही है तो नहीं है। ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं हम आइडियल सॉल्यूशन को। नोट करिए, ए सॉल्यूशन इज सेट टू बी, ए सॉल्यूशन इज सेट टू बी एन आइडियल सॉल्यूशन if it strictly obeys Rolle's law at all concentration and all temperature. Ideal solution is a solution which strictly obeys Rolle's law at any concentration at any temperature. कोई भी टेम्परेचर रखिए, कोई भी कंसंट्रेशन हो सॉल्यूशन का, कितना सॉल्यूट कम है ज़्यादा है, कुछ भी हो, कोई भी कंसंट्रेशन हो, अगर वो रॉल्स लॉ को ओबे करती है तो ऐसा सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक बात, यहाँ तक आपको समझ में आया? ठीक है ना। नाउ अब हम देखते हैं कि रॉल्स लॉ क्या चीज़ है। एक सॉल्यूशन को आइडियल होने के लिए रॉल्स लॉ को ओबे करना है, तो रॉल्स लॉ क्या है, उसको क्या क्या ओबे करना है? ठीक है, देखिए, कंडीशन फॉर ए सॉल्यूशन टू बी आइडियल। एक सॉल्यूशन को आइडियल होने के लिए क्या क्या रूल्स उसको फॉलो करने हैं। तो पहला रूल है, हमको पता है रॉल्स लॉ बोलता है अगर हमारा कंपोनेंट ए है तो कंपोनेंट ए का पार्शियल प्रेशर किसके बराबर होना चाहिए? आंसर है प्योर में हम क्या करते हैं, इसके मोल फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। पहले जब मोल फ्रैक्शन 1 था, सिर्फ प्योर चीज़ थी, वाटर था, तो उसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा? 1। अगर सिर्फ वाटर है तो 1 से टोटल प्रेशर को मल्टीप्लाई करिए, टोटल प्रेशर ही आया, वो 100% प्रेशर है। जैसे ही मोल फ्रैक्शन कम हुआ, मोल फ्रैक्शन कम कब होता है? जब कोई दूसरी चीज़ मिला दी जाती है सॉल्यूशन में। वाटर में कोई सॉल्यूट मिला दिए तो अब वाटर का मोल फ्रैक्शन भी कम हो गया, जो मिला रहे उसका भी कम हो गया, क्योंकि अब मिला के कितना मेंटेन रखना है? 1। ठीक है, तो जैसे ही मोल फ्रैक्शन कम होता है 1 से, प्रेशर के साथ मल्टीप्लाई होके इस लंबे चौड़े प्रेशर को ये क्या करता है? डिक्रीज कर देता है, और वही डिक्रीज वाला प्रेशर पार्शियल प्रेशर कहलाता है इस कंपोनेंट का। ठीक है, एक तो ये, दूसरा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट इनटू एक्स बी, और तीसरा है टोटल प्रेशर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर। ठीक है, ये है हमारा रॉल्स लॉ। अगर ये ओबे हो गया तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? आइडियल हो जाएगा। इसका मीनिंग समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, ठीक है, ये पार्शियल प्रेशर है कंपोनेंट का, ये किसके बराबर है? बराबर है। आंसर है मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन टोटल प्रेशर के बराबर है। ठीक है, चलो इसको और आगे हम डिटेल से डिस्कस करते हैं।
दूसरी चीज, कोई भी सॉल्यूशन कब आइडियल हो सकता है प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, प्रैक्टिकली, ठीक है। हालांकि प्रैक्टिकली कोई भी सॉल्यूशन आइडियल नहीं है, कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी चीज़ आप मिलाइए वो आइडियल नहीं हो सकती, हमेशा उसमें कुछ ना कुछ एरर जरूर आ जाता है, कभी भी वो रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करती प्रैक्टिकली। लेकिन थ्योरेटिकली हमने ऐसी कंडीशन बना रखी है कि ऐसा हो सकता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है, खाली होता नहीं है, ठीक है। तो फिर प्रैक्टिकल में हम किसको आइडियल सॉल्यूशन मानेंगे, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकल पर्पस के लिए याद रखिएगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन को हम एज ए आइडियल सॉल्यूशन ट्रीट करते हैं। अब व्हाट इज डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये टॉपिक पहले हो चुका है। डाइल्यूट सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? डाइल्यूट करना मतलब पतला करना, डाइल्यूट करना मतलब जैसे एक सॉल्यूशन है मेरे पास, कुछ सॉल्वेंट है, कुछ सॉल्यूट है, ठीक है, कुछ मात्रा है, कुछ कंसंट्रेशन है इसका, इस सॉल्यूशन को मैं पतला करना शुरू कर दूं। पतला करने का मतलब इसमें सॉल्वेंट मिलाना शुरू कर दूं, मिलाता जाऊं, तो सॉल्वेंट की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाएगी और सॉल्यूट उसके सामने बहुत थोड़ा सा रह जाएगा, लगभग 5% से कम होना चाहिए। 95% सॉल्वेंट होना चाहिए और 5% तक या उससे कम सॉल्यूट होना चाहिए। अगर ये कंडीशन हमने मेंटेन कर दी तो इसी को हम आइडियल मान लेंगे। हमारे लिए प्रैक्टिकल पर्पस के तौर पर डाइल्यूट सॉल्यूशन को ही हम आइडियल सॉल्यूशन मान लेते हैं। ठीक बात समझ में आया? अदरवाइज एक्चुअल में देखा जाए तो कोई भी सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन नहीं होता। हम प्रैक्टिकली किसको मान लेंगे? डाइल्यूट सॉल्यूशन को, याद रहेगा। और डाइल्यूट भी कैसा होना चाहिए? जिसमें सॉल्यूट कितना हो, कम से कम लेस देन 5%। 5% तक भी ले जाओगे चलेगा, कहाँ 95, कहाँ 5, ठीक है ना। चलो ये हुआ प्रैक्टिकल पर्पस की बात। दूसरा थ्योरेटिकली जो हमने बनाया है कि कोई भी सॉल्यूशन आइडियल कब होगा, ये कोई भी सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को ओबे कब करेगा? तो तब करेगा जब दो चीजें जिनको मिलाने जा रहे हैं हम, दो सॉल्यूशन, दो लिक्विड, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, जिनको मिक्स करके एक हम आइडियल सॉल्यूशन बनाने जा रहे हैं, ठीक है। ये दोनों मिक्स होने वाली चीजें एक नेचर की होनी चाहिए, सेम नेचर की। सेम नेचर मतलब ये जिस बिरादरी का है, जिस फैमिली का है, ये भी उसी फैमिली का होना चाहिए। सेम नेचर, इनका स्ट्रक्चर भी सेम होना चाहिए, इनकी पोलैरिटी भी सेम होनी चाहिए। पोलैरिटी का मतलब चार्जेस, एक में अगर 1+ आ रहा है तो दूसरे में भी 1+ आना चाहिए। एक में अगर प्लस और माइनस, एक प्लस माइनस आते हैं तो दूसरे में भी एक प्लस माइनस आने चाहिए। बात समझ में आया? तो दो लिक्विड का अगर नेचर सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, पोलैरिटी सेम है, इनको मिक्स करोगे तो कैसा सॉल्यूशन मिलने वाला है? आइडियल सॉल्यूशन मिलने वाला है, ठीक है। तो ये थ्योरेटिकल के लिए आप याद रखेंगे, फॉर ए सॉल्यूशन टू बी आइडियल फर्स्ट कंडीशन इज दिस एंड सेकंड कंडीशन इज nature of liquid must be same, या इसको ऐसे लिखिए, टू लिक्विड सेम नेचर, सेम स्ट्रेंथ एंड सेम पोलैरिटी, ये ठीक है। सेम स्ट्रेंथ के बजाय स्ट्रक्चर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम स्ट्रेंथ तो नाप नहीं रहे हैं। सेम स्ट्रक्चर, टू लिक्विड्स आर mixed in such a way that their nature are same, their structure are same and their polarities are same, then the mixture of the two solution, then the mixture of the two liquid is known as ideal solution, ठीक है। मिक्सचर होने के बाद ही सॉल्यूशन बनता है ना, तो वो सॉल्यूशन फिर आइडियल हो जाता है, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन के कुछ एग्जांपल्स कोट कर लीजिए, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल लिख लीजिए, ये कभी कभार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, नोट करिए। जैसे मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टॉल्यूइन, बहुत सारे हैं, मैं नोट करता हूं, आप नोट कर लीजिए। ये कुछ एग्जांपल है जो नोट करने हैं आपको। जैसे मिक्सचर ऑफ, सबके मिक्सचर ले रहे हैं हम ना, सबके,
मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टॉल्यूइन, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। मेथेनॉल, एथेनॉल, ठीक है, एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड, इसी तरह से ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन, क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है, हो गया बात यहाँ तक। अब अगली चीज़ देखिए, किसी भी सॉल्यूशन को आइडियल होना है उसके पीछे रीज़न क्या होता है। ठीक है, तो देयर इज़ 2 रीज़न बिहाइंड द कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के पीछे मात्र 2 रीज़न है। ठीक है, रीज़न फॉर सॉल्यूशन टू बी आइडियल। आइडियल सॉल्यूशन होने के लिए 2 रीज़न है। पहला रीज़न देखिए, ए और बी 2 लिक्विड हैं और दोनों को हम मिला रहे हैं, तो दोनों मिसिबल होने चाहिए। ये भी आप पढ़ चुके हैं, मिसिबल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, इममिसिबल किसको बोलते हैं, पार्शियल मिसिबल किसको बोलते हैं, पढ़ चुके हैं ना। तो ए और बी जो 2 कंपोनेंट हम मिलाने जा रहे हैं वो कैसे होने चाहिए, मिसिबल, प्योरली मिसिबल। मिसिबल किसको बोलते हैं? हाँ, लाइक डिसॉल्व लाइक। तो एक सॉल्वेंट क्या करता है, अपने पुराने बॉन्ड तोड़ता है, जगह बनाता है और इसको अंदर ले लेता है, नए बॉन्ड बन जाते हैं उतने ही मजबूत। तो ये दोनों क्या हो गए, कंप्लीटली मिसिबल हो गए, मिल गए एक दूसरे में। समझ में आई बात? ठीक है ना। तो 2 मिसिबल लिक्विड्स जो आपस में कंबाइन हो रहे हैं वो आइडियल तभी होंगे जब एक कंपोनेंट के अंदर के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स दूसरे कंपोनेंट्स के अंदर के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्स के बराबर हो। बात समझिएगा, ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, सॉल्यूट भी लिक्विड है, सॉल्वेंट भी लिक्विड है। इस लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन का फोर्स है, इस लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में भी कुछ ना कुछ अट्रैक्शन का फोर्स है। ठीक है, दोनों के अट्रैक्शन के फोर्स एक जैसे होने चाहिए, यानी ये और ये दोनों एक नेचर के होने चाहिए, सेम नेचर। सेम नेचर मतलब दोनों के मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स भी कैसा होगा, सेम होगा। ठीक, अब हम सेम नेचर वाले 2 लिक्विड को, मिसिबल लिक्विड को आपस में मिला रहे हैं, मिक्स किए, तो मिक्स करने से सॉल्यूशन बनेगा। और हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि जब भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलाए जाएंगे तो क्या होता है, पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं, तब सॉल्यूशन बनता है। तो सॉल्वेंट के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अपने बॉन्ड क्या होंगे, ब्रेक, टूटेंगे, और जिसको हम मिला रहे हैं सॉल्यूट को उसके भी बॉन्ड टूटेंगे। जब दोनों के बॉन्ड टूटेंगे तो दोनों आपस में बॉन्डिंग करेंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट अगर बॉन्डिंग कर रहे हैं तो इनके बीच में भी अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है। ये वाला जो अट्रैक्शन का फोर्स सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के बीच में लगता है, ये भी वैसे ही होना चाहिए जैसे सॉल्वेंट का था और सॉल्यूट का था। ये बात समझ में आया? मिक्स होने से पहले जो 2 कंपोनेंट अलग अलग थे उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक जैसे होने चाहिए। मिक्स होने के बाद दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, दोनों के बीच नया बॉन्ड बनना है, इनकी जब बॉन्डिंग होगी तो इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कैसा होना चाहिए, वैसे ही होना चाहिए जो पहले अलग अलग था। यानी हर केस में सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स, और मिला देने के बाद सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच के मॉलिक्यूल्स का फोर्स, ये सब फोर्स कैसे होने चाहिए, सेम। ये शर्त होगी तभी सॉल्यूशन क्या होगा, आइडियल होगा। ठीक है, तो पहली शर्त है, इसको मैं ऐसे लिखूं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल या ए कंपोनेंट। ये क्या चीज है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए कंपोनेंट, ए कंपोनेंट के बीच में, ए मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आप चाहो तो इसको लिख लो बेशक अपने शब्दों में। ये किसके बराबर होना चाहिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बी कंपोनेंट के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ठीक है, और ये एक्चुअल में बराबर होना चाहिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी मॉलिक्यूल्स। ये पहली शर्त। ठीक है, समझ में आ रहा है? दिस इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी मॉलिक्यूल्स, ए एंड बी कंपोनेंट। एक सॉल्वेंट होगा, एक सॉल्यूट होगा, दोनों के बीच में अट्रैक्शन, दोनों के बीच में रिएक्शन कब होगा, जब मिक्स करेंगे। तो ये वाला फोर्स जो है ए और बी कंपोनेंट के बीच लगने वाला फोर्स, ये वही फोर्स होना चाहिए जो ए मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा था।
जो बी कंपोनेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा था। ये सब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे होनी चाहिए, बराबर, तभी सॉल्यूशन क्या होगा, आइडियल। और दूसरी शर्त है, दूसरी शर्त वही है जो ऊपर हम लिखाए हैं, इनका स्ट्रक्चर, इनका नेचर कैसा होना चाहिए, दोनों का एक जैसा होना चाहिए। पोलैरिटी, एक जैसी पोलैरिटी, एक जैसा नेचर, एक जैसा सब कुछ। जैसे एग्जाम्पल, इसको देखिए, मेथेनॉल एंड एथेनॉल, एक जैसा स्ट्रक्चर होगा इसका, होगा कि नहीं, क्यों, एक जैसा नेचर होगा, क्यों एक जैसा नेचर होगा, क्योंकि इसमें भी OH लगा हुआ है, इसमें भी OH लगा हुआ है। मेथेनॉल किसको बोलते हैं, CH3OH, और एथेनॉल CH3 CH2OH। OH दोनों में एक जैसा फंक्शनल ग्रुप है, तो दोनों एक नेचर के हो गए, वो भी अल्कोहल है, वो भी अल्कोहल है, एक नेचर हो गया। दोनों का स्ट्रक्चर भी लगभग सेम होता है और दोनों की पोलैरिटी भी सेम होती है। अल्कोहल में पोलैरिटी क्रिएट हो जाती है क्योंकि ऑक्सीजन है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो प्लस माइनस बन जाएगा, तो एक प्लस माइनस मेथेनॉल में भी बनता है, एथेनॉल में भी बनता है, तो दोनों की पोलैरिटी भी सेम हो गई। इसलिए अगर ऐसे लिक्विड को मिक्स करेंगे तो क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। मेथेनॉल एंड इथेनॉल हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, and have same polarity। ठीक है, इसीलिए इसका मिक्सचर आइडियल सॉल्यूशन बनाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अच्छा, अब एक आइडियल सॉल्यूशन के अंदर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए ये देखिए, मोटे मोटे शब्दों में जो आपको याद रखना है। सिर्फ आप कैरेक्टरिस्टिक भी याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, पहला शर्त क्या है, रॉल्स लॉ ओबे होना चाहिए। ठीक है, रॉल्स लॉ मस्ट बी ओबेड, होना ही चाहिए। ठीक है ना, रॉल्स लॉ मस्ट बी ओबेड, ओबे होना ही चाहिए। क्या मतलब, फिर से वही चीज यहां दोहरा लीजिए, एटसेट्रा, P इज इक्वल टू PA प्लस PB। ठीक है, लिख लीजिएगा, पहली शर्त है। दूसरी शर्त देखिए और इसको समझ लीजिए, इसको समझ लीजिए और दिमाग में बैठा लीजिए। वो ये है कि जब हम दो कंपोनेंट मिलाएंगे, मिक्स करेंगे, अभी हमने बोला आइडियल सॉल्यूशन होने के लिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट के अंदर है वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्वेंट के अंदर होना चाहिए, और मिला देने के बाद वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के बीच में होना चाहिए, तभी सॉल्यूशन आइडियल होगा। अगर यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसा है यहाँ पर भी वैसा है और मिक्स होने के बाद भी वैसा है, तो ये बताइए क्या हमको इस रिएक्शन को करवाने के लिए बाहर से कोई एनर्जी देनी पड़ेगी या इसमें से कोई एनर्जी बाहर निकलेगी? आंसर है नहीं। एनर्जी बाहर से कब देनी पड़ती है? जब दो मॉलिक्यूल आपस में जल्दी मिलते नहीं है, रिएक्ट नहीं करते हैं। नहीं मिलेंगे तो दूर दूर रहेंगे। भाई इनके बीच में फोर्स देखिए, ध्यान से समझिएगा, पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा था, ज़्यादा होगा तो नज़दीक नज़दीक रहेंगे, आसानी से मिले रहेंगे। बाद में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम पड़ गया, कम है तो ये दूर दूर चले जाएंगे। अगर दूर चले गए तो अच्छे से मिले नहीं, बॉन्ड नहीं बना। समझ में आया? और आपने ये पढ़ रखा है कि जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है
उतनी वो एनर्जी बाहर रिलीज करता है। कोई भी चीज़ कहाँ रहना पसंद करती है? मिनिमम एनर्जी की स्टेट में। तो अगर उसको अच्छे से बॉन्डिंग करनी है, एकदम मजबूत बॉन्ड, तो उसको सब एनर्जी बाहर निकालनी पड़ेगी, तब तो उसकी एनर्जी मिनिमम होगी और बॉन्डिंग बहुत अच्छे से होगी। ठीक बात। अब अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलने के बाद वीक हो गया, कमजोर है, तो ये तो दूर दूर रहेंगे। अगर दूर हैं तो बॉन्डिंग अच्छे से हुई क्या? नहीं हुई, रिएक्शन अच्छे से नहीं हो पाया। हम चाहते हैं कि ये रिएक्शन अच्छे से हो जाए, तो क्या करेंगे? बाहर से एनर्जी देंगे। बाहर से एनर्जी देने का मतलब इसको गर्म करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे। अगर हमने बाहर से एनर्जी दी तो क्या होगा? ये नज़दीक आएंगे और नज़दीक आ रहे हैं, बॉन्ड मजबूत हो गया। यहाँ पर बॉन्ड को मजबूत करवाने के लिए एनर्जी हमको देनी पड़ी कि इसने हमको दिया? हमको देनी पड़ी। ठीक बात। दूसरा केस ये भी हो सकता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अंदर थे, जैसे ही मिक्स किए तो हमने देखा कि इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। पहले मॉलिक्यूल इतने दूर दूर पे हुआ करते थे, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल इतने दूर पे, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल भी इतने दूर पे, क्योंकि फोर्स एक जैसा था। मिक्स किए तो इनका फोर्स और तगड़ा हो गया, ये और नज़दीक चिपक गए। अगर चिपक गए तो बॉन्डिंग तो बहुत अच्छे से हो गई, लेकिन इसका फोर्स और मिक्सचर का फोर्स एक जैसा नहीं है ना, तो ये आइडियल नहीं है। इसको आइडियल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस फोर्स को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। कम करने के लिए क्या करेंगे? इसके पास ज़्यादा एनर्जी है, कम करने की ये एनर्जी बाहर निकालेगा तो थोड़ा सा ये ऐसे लंबा हो जाएगा। ठीक है, फोर्स थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इसको वही बॉन्डिंग करने के लिए, वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्राप्त करने के लिए एनर्जी क्या करनी पड़ी? बाहर निकालनी पड़ी। बाहर निकालेगा तो ये अपने औकात में आ जाएगा। वही फोर्स हो गया जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अंदर होता था। तो आइडियल वाला सिचुएशन मिल गया। लेकिन आइडियल सिचुएशन पाने के लिए इसने क्या किया? एनर्जी बाहर निकाला। तो दो तरह की सिचुएशन हो सकते हैं, एक वो जिसमें हमको एनर्जी देनी पड़ती है, दूसरा वो ये एनर्जी बाहर निकाल के हमको देगा। एनर्जी का बाहर निकलना या हमारी एनर्जी खर्च होकर के इसको मिलना, ये क्या चीज़ है? इसको कौन से भाषा में आप पहचानते हैं? एंथैल्पी। कैसे पहचानते हैं? एंथैल्पी। अगर सिस्टम एनर्जी निकाल रहा है बाहर तो एंथैल्पी चेंज कैसा होता है? नेगेटिव। और अगर हम एनर्जी दे रहे हैं तो फिर एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव होता है। ये एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक? पहचानिए। एक सिस्टम एनर्जी बाहर निकाल रहा है, एनर्जी मतलब हीट के फॉर्म में ही निकलेगा। कौन सा रिएक्शन हुआ? एक्सोथर्मिक। इसके लिए एंथैल्पी चेंज कैसी होती है? नेगेटिव। और हम जब देते हैं तो पॉजिटिव। और ये कौन सा है? एंडोथर्मिक। ये चीज़ समझ में आया कि नहीं आया? रॉल्स। अच्छा, आइडियल सॉल्यूशन होने के लिए शर्त ये है कि जो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले था सॉल्यूट और सॉल्वेंट में, वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाद में भी होना चाहिए। अगर वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो मॉलिक्यूल जितनी दूरी पर सॉल्यूट के अंदर थे उतनी दूरी पर सॉल्वेंट के अंदर भी होंगे, और उतनी दूरी मिलने के बाद सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के बीच में भी होगी। वही फोर्स है ना? तो अगर वही दूरी हर जगह मेंटेन रखनी है तो कोई एनर्जी आएगी या जाएगी? क्या नहीं आएगी, जाएगी। तो एंथैल्पी का चेंज कैसा होगा? हाँ, ना इसमें से हीट निकलनी चाहिए ना हीट आनी चाहिए। दो चीज़ें आप मिला रहे हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, दोनों लिक्विड हैं। मिलाने से केमिकल रिएक्शन हो जाए और सॉल्यूशन बन जाए, लेकिन इसमें से ना हीट निकलनी चाहिए ना आनी चाहिए। यानी ना ये एक्सोथर्मिक होना चाहिए ना ये एंडोथर्मिक होना चाहिए। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक ना हो या एंडोथर्मिक ना हो। जब भी केमिकल रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन तो दो ही टाइप का होता है भाई ना, मिलाओगे या तो हीट बाहर निकलेगी या एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि रिएक्शन ही दो टाइप का होता है। हम क्या बोल रहे हैं? ना हीट बाहर जानी चाहिए ना अंदर जानी चाहिए। एंथैल्पी में चेंज नहीं आना चाहिए। ये आइडियल का कंडीशन है। और ऐसा हो नहीं सकता कि कोई दो चीज़ें मिलें तो एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक में से कोई एक काम ना हो, क्योंकि दो ही टाइप के रिएक्शन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये मान लेंगे कि दोनों काम होंगे लेकिन बराबर बराबर होंगे। जितनी हीट निकलेगी उतनी एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो रेट ऑफ बाहर निकलने का रेट और अंदर आने का रेट क्या हो गया? बराबर हो गया। तो एंथैल्पी चेंज क्या हुआ? जीरो हो गया। हम ये मान के चलेंगे। ठीक है, तो दो सॉल्यूशन मिक्स करने से एंथैल्पी का चेंज कैसा होना चाहिए भाई? जीरो। ठीक है ना? एंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग मस्ट बी जीरो। और एंथैल्पी चेंज हम ऐसे दिखाते हैं, चेंज इन एंथैल्पी। समझ में आ रही बात ना? ये जीरो होना चाहिए। यानी ना वो गर्म होगा सॉल्यूशन, ना ठंडा होगा, ना हीट एब्जॉर्ब होगा, ना रिलीज होगी, कोई चेंज नहीं आना चाहिए। और इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं? समझ में आ रहा है? कोई भी रिएक्शन या तो एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक, तीसरा होता ही नहीं है। तो फिर कैसे एक्सप्लेन करोगे?
तो हम बोलेंगे दोनों का रेट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, जितनी हीट निकलेगी उतना एब्जॉर्ब। ठीक है। तीसरी चीज सुनिए, ये ए कंपोनेंट है, ये बी कंपोनेंट है, दोनों लिक्विड हैं, तो इसका अपना कुछ वॉल्यूम होगा, इसका अपना कुछ वॉल्यूम होगा। मान लो ये 1 लीटर है, ये 1 लीटर है, ठीक है। दोनों हमने मिलाया तो सॉल्यूशन में कितने लीटर हो गए, 2 लीटर हुए ना। क्या वो घट के 1.5 लीटर हो सकता है या बढ़ के 2.5 लीटर हो सकता है? मैं ले ही रहा हूं 1 लीटर 1 लीटर, सॉल्वेंट सॉल्यूट 1 लीटर 1 लीटर, मिक्स करेंगे तो कितना लीटर बनेगा, 2 ही बनेगा ना। क्या घट के वो 1.5 लीटर हो सकता है या बढ़ के 2.5 लीटर हो सकता है? क्या 1 लीटर के वॉल्यूम को मिलाया तो दोनों वॉल्यूम का सम 2 लीटर होता है। क्या ये 2 लीटर बढ़ सकता है अपने से, 2.5 लीटर हो सकता है, या घट सकता है क्या अपने से? आंसर है घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। ये 1 लीटर का 2 लीटर भी हो सकता है, 2.5 लीटर भी हो सकता है, 1.5 लीटर भी हो सकता है। कैसे, पूछिए कैसे? कैसे देखिए, अभी हम आपको एक्सप्लेन कर रहे थे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ध्यान में रखिए। सॉल्वेंट के अंदर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है, सॉल्यूट के अंदर भी वही फोर्स होना चाहिए मॉलिक्यूल्स के बीच में। हमने दोनों मिला दिया तो सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का फोर्स है वो भी वही है। अगर फोर्स हर जगह, सॉल्वेंट सॉल्यूट और मिक्सचर, हर जगह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक जैसा है तो हर जगह मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस भी एक जैसा होगा। ये चीज़ तो आप कंपाइल कर ले रहे हैं ना। मान लीजिए हमने मिक्स किया और मिक्स करने के बाद सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम पड़ गया, तो ये क्या होंगे, ऐसे दूर चले जाएंगे। फोर्स कम मतलब बॉन्ड लंबा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो बॉन्ड लंबा हो जाएगा, नजदीक नहीं आएंगे। अगर फोर्स स्ट्रांग होगा तो नजदीक आ जाएंगे। मान लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, मिक्स करने के बाद पहले तो इतनी दूरी पर मॉलिक्यूल थे सॉल्वेंट और सॉल्यूट के, जैसे ही मिक्स किए ये दूरी थोड़ी सी बढ़ गई क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, कम पड़ गया, तो मॉलिक्यूल दूर दूर चले गए। ठीक है। अगर मॉलिक्यूल दूर जा रहे हैं तो ये सिर्फ 2 मॉलिक्यूल के साथ थोड़ी ना हो रहा है, उसमें तो लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल हैं, लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल दूर दूर हो गए। दूर दूर हो गए तो उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ गया ना। वॉल्यूम पहले 2 लीटर था, अब कितना हो गया, 2.5 लीटर हो गया। तो वॉल्यूम चेंज होता है कि नहीं? उसके पीछे रीजन क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वीक हो जाना। वीक होगा तो दूर दूर चले जाएंगे। और अगर फोर्स ऑफ मिलाने के बाद अट्रैक्शन का फोर्स स्ट्रांग हो गया तो पहले इतनी दूरी और इतनी दूरी पर थे सॉल्वेंट और सॉल्यूट के अंदर, मिक्स करिए, फोर्स स्ट्रांग हुआ, नजदीक आ गए। नजदीक आ गए तो सिर्फ 2 मॉलिक्यूल आएंगे कि लाखों मॉलिक्यूल नजदीक आ गए? अगर नजदीक आ गए तो वॉल्यूम का क्या हुआ, कम हो गया, तो चेंज हुआ वॉल्यूम। लेकिन आइडियल के लिए शर्त यह है कि जब भी आप 2 सॉल्यूशन मिलाओगे, मिसिबल लिक्विड को मिलाओगे, उनका वॉल्यूम नहीं चेंज होना चाहिए। ठीक है। वॉल्यूम नहीं चेंज होना चाहिए का क्या मतलब है, फोर्स कैसे होंगे, जो सॉल्वेंट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वही सॉल्यूट में और वही मिक्सिंग में, ताकि जो डिस्टेंस यहाँ था वो डिस्टेंस यहाँ, वही डिस्टेंस यहाँ, तो जो वॉल्यूम यहाँ था वो वॉल्यूम यहाँ, वही वॉल्यूम यहाँ। मेरी बात समझ में आ रही है? तो 2 सॉल्यूशन मिक्स कर रहे हैं, आइडियल होने के लिए शर्त क्या है, वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए। 1 लीटर मिलके 2 लीटर ही होने चाहिए, 2.5 या 1.5 नहीं हो सकते। ठीक है ना, समझ में आई बात? और इन सब के पीछे कहानी कौन है, आंसर है ये। बस इसी के बेसिस पे ये पूरे सारी चीजें एक्सप्लेन होंगी, इसी के बेसिस पे। ठीक है ना। एंथैल्पी भी आप देखेंगे इसी की बेसिस पर एक्सप्लेन हो रही है, वॉल्यूम भी आप देखेंगे इसी की बेसिस पर एक्सप्लेन हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बेसिस पर। ठीक है, नोट करिए। वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग, सॉरी वॉल्यूम चेंज लिखिएगा ना, वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग मस्ट बी 0, यानी डेल्टा वी 0 होना चाहिए, कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ना प्लस होना चाहिए ना माइनस होना चाहिए, ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, वॉल्यूम 0 होना चाहिए। तो ये 3 नियम हो गए। चौथा नियम आप याद रखेंगे, फोर्स। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा, इसको भी यहाँ पर लिख लो ताकि सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक आपको याद करना पड़े। ये फोर्स भी यहीं पर लिख लीजिए, चौथा नंबर बना के या पहला नंबर बना के, जहाँ पे भी आपको लिखना है। ठीक है, रॉल्स लॉ के बाद लिख लो, तो आप सिर्फ 4-5 कैरेक्टरिस्टिक याद रखेंगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चौथा हो जाएगा फोर्स, 5वां क्या हो जाएगा, ये सिमिलर नेचर, 2 कंपोनेंट का नेचर, स्ट्रक्चर, पोलैरिटी सेम होना चाहिए। बस ये 5 नियम आप याद कर लीजिए। ठीक बात, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? आ गया ना। अब इसका ग्राफ देखिए कैसे बनेगा।
अच्छा, ये वॉल्यूम चेंज हम बोल रहे हैं ना, इसका क्या मीनिंग है? देखिए, चेंज इन वॉल्यूम मतलब हम क्या मिला रहे हैं? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट जो है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट जो है 1 लीटर 1 लीटर मिक्स करेंगे तो सॉल्यूशन कितने लीटर होना चाहिए? इन दोनों के सम के बराबर होना चाहिए ना, तो इन दोनों के सम के बराबर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो रॉल्स लॉ ओबे नहीं, ये आइडियल सॉल्यूशन नहीं होगा। ये बात समझ में आया? 1 लीटर मिलाने से 2 लीटर ही होना चाहिए सॉल्यूशन, ऐसा है तभी वो आइडियल है। और अगर थोड़ा बहुत भी चेंज हुआ, माइनर से भी चेंज आया तो वो आइडियल नहीं होगा। ठीक है, ये आप नोट कर सकते हैं। ये है इसका मीनिंग। अब इसका छोटा सा ग्राफ देखिए कैसे बनता है। आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए कैसे बना रहे हैं हम ना, ध्यान से पहले देख लो फिर आराम से बनाना। ये हम लोग नॉर्मली ग्राफ ऐसे ही बनाते हैं ना, ठीक है। तो एक एक्सिस पे हम ले रहे हैं वेपर प्रेशर और दूसरी एक्सिस पे क्या लेंगे? मोल फ्रैक्शन। भाई रॉल्स लॉ है क्या? ये बेसिकली ग्राफ रॉल्स लॉ का ही है, ठीक है ना। रॉल्स लॉ क्या चीज़ है? वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बारे में है ना। तो हम रॉल्स लॉ के ही बेसिस पर इसका ग्राफ बनाते हैं। अगर वो ओबे हो गया तो आइडियल सॉल्यूशन हो गया, ठीक है ना। तो रॉल्स लॉ का ग्राफ देखिए, इधर हमको लेना है वेपर प्रेशर और इधर हम लेंगे मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अब जो थ्योरी मैंने बताई है आपको, वो थ्योरी आप याद करिए। कौन सी थ्योरी? वो मोल फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट वाला कि कब कितना प्रेशर बनेगा, कब कम बनेगा, कब ज़्यादा बनेगा। अगर मैं एक बर्तन में प्योर सॉल्वेंट लेता हूँ, सिर्फ एक कंपोनेंट लिया मैंने पानी, ठीक है, तो उसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा? अकेला है तो मोल फ्रैक्शन 1 है, ठीक है, क्योंकि एक सॉल्यूशन का टोटल 1 ही होता है। अब अगर इसका मोल फ्रैक्शन 1 है तो इसको गर्म करिए, ये जितना वेपर बना के प्रेशर लगाएगा वो प्रेशर क्या कहलाएगा? टोटल प्रेशर कहलाएगा, जो जिसको प्योर आप नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, P0 है, ठीक है। तो हमने बोला मान लो अभी हम अपने बर्तन में A कंपोनेंट ले रहे हैं, सिर्फ A ले रहे हैं, तो इसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा? 1 होगा। अगर बर्तन में सिर्फ ये मौजूद है, इसका मोल फ्रैक्शन 1 है, तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना हुआ? बोलिए, 0 होगा। हम बोल रहे हैं कि सिर्फ अभी कौन है? ये है तो अकेला इसका 100%, और ये नहीं है तो इसका मोल फ्रैक्शन कितना हुआ? 0। अच्छा, सिर्फ ये है तो ये कितना प्रेशर लगाएगा? उस प्रेशर को क्या बोलेंगे? टोटल वेपर प्रेशर बोलेंगे A के द्वारा, है ना। और उसका नाम क्या रखते हैं अपन? P0। ये चीज समझ में आया? तो कहीं भी उसको मान लेते हैं, वो सबसे मैक्सिमम प्रेशर होगा A का, A कंपोनेंट का। तो कहीं भी ले लो मैक्सिमम अपने हिसाब से। मैं यहां पर लगा दूं निशान, ये इसको मैं बोल देता हूं, ये क्या है? P0A, ठीक है भाई। ये चीज आपको समझ में आया? हमारे बर्तन में सिर्फ अभी A कंपोनेंट है, प्योरली ये नहीं है, इसलिए इसका मोल फ्रैक्शन कितना लिखा हूं मैं? 0। सिर्फ ये है इसलिए 1 है, तो ये जो प्रेशर बनाएगा, जो वेपर बना के प्रेशर लगाएगा, वो प्रेशर 100% कहलाएगा, टोटल मैक्सिमम प्रेशर होगा इसका। और मैक्सिमम प्रेशर प्योर कंपोनेंट के लिए हम P0A लिखते हैं, P0 लगाते हैं, ठीक है। ये इसका प्रेशर हो गया। अच्छा, अब यहाँ से ये वाली लाइन क्या बताती है? मोल फ्रैक्शन का बढ़ना, चेंज होना। और ये वाली लाइन क्या बताती है? प्रेशर का बढ़ना, चेंज होना, ठीक है। अब हम यहाँ से गाड़ी आगे बढ़ा रहे हैं, ये और आगे बढ़ेगा तो 1.1 हो सकता है क्या? 1.2, 1.3, 2, 3, 4। मोल फ्रैक्शन की वैल्यू मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी होती है? 1। तो मैक्सिमम हमने यहीं पे 1 रखा। अब अगर हम आगे जाते हैं तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ रही है कि घट रही है? अरे, मोल फ्रैक्शन इधर जाने से क्या होता है? ये बढ़ना। नंबर लाइन कैसे होता है भाई? यहाँ 0 है तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बढ़ता जाता है ना नंबर लाइन। तो ये क्या बताएगा? इंक्रीज इन मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना। यहाँ देखिए, ये है हमारा डब्बा, अभी हमने इसमें डाला था XA जो कि 100% था। अब अगर मैं इधर जाऊंगा तो मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। लेकिन 1 से ज़्यादा हो सकता है क्या? नहीं। तो इसका नहीं बढ़ेगा, तो किसका बढ़ेगा? हाँ, ये वाली लाइन हमेशा इंक्रीज दिखाती है, बढ़ना। तो जैसे ही आगे बढ़ेंगे कौन बढ़ने लगेगा?
सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा। अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो सम क्या होगा, 1 से ज्यादा हो जाएगा, जो कि हो नहीं सकता। तो अगर ये बढ़ रहा है तो इसको क्या होना पड़ेगा, घटना पड़ेगा। जैसे ही आप सॉल्यूट मिलाते हो, प्योर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होता है, कम हो जाता है, क्योंकि दोनों का मिला के कितना होना है, 1 होना है। तो अब हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बढ़ना शुरू होगा, 0.01, 02, 03, 04 बढ़ते 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 बढ़ता जाएगा, और ये क्या होना शुरू होगा, घटना। हर जगह पर इनका सम कितना होना चाहिए, 1 1 1। ये चीज क्लियर है। अब ये बढ़ते 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 ज्यादा से ज्यादा कहां तक बढ़ सकता है, 1 तक। जब ये 1 हो जाएगा, इसका क्या मतलब, उस बर्तन में सिर्फ कौन मौजूद है, सॉल्यूट, और सॉल्वेंट खत्म हो गया। यानी उस समय सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 0, और सॉल्यूट बढ़ के कितना हो जाएगा, 1। मान लो वो सिचुएशन यहां पे आ गई, ये बढ़ के हो गया 1 और ये घट के हो गया 0। ठीक बात, समझ में आया। अच्छा, जिस समय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मैक्सिमम हो जाएगा, उस समय ये जो प्रेशर लगाएगा वो किसका प्रेशर होगा, और वो कितना होगा, होगा इसका टोटल प्रेशर। भाई ये प्योर है, ये तो है ही नहीं बर्तन में, अब पानी खत्म हो गया, सिर्फ सॉल्यूट बस मौजूद है। उस समय इसको गर्म करेंगे, ये जो वेपर बना के प्रेशर लगाएगा वो इसका मैक्सिमम प्रेशर होगा, प्योर सॉल्वेंट का, सॉल्यूट का। ठीक बात, ठीक है। तो इसका ग्राफ भी हम इसी लाइन में बना देते हैं, ऐसे कहीं पर भी आप ले लीजिए, ठीक है। इससे ऊपर भी बना सकते हो, नीचे भी। हमको नहीं पता ना कि इस प्रेशर से ज्यादा प्रेशर वो लगाएगा कि कम लगाएगा, नहीं पता। ज्यादा भी लगा सकता है, कम भी लगा सकता है। ज्यादा लगाएगा तो यहाँ भी ले सकते हैं, कम लगाएगा यहाँ भी ले सकते हैं, कोई हर्ज नहीं, कहीं भी ले लीजिए, ठीक है। लेकिन ये जो प्रेशर बनाएगा वो इसका मैक्सिमम प्रेशर होगा, प्योर प्रेशर। कहीं भी ले लेते हैं, तो हमने इसको यहाँ ले लिया, ये दिस इज P0B। एक्से वाले का भी कोई प्रेशर बनेगा क्या, यहाँ पे नहीं बनेगा। ये चीज समझ में आया कि नहीं आया, आया। अब देखिए, ये है सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 1, तो इसने 100% प्रेशर बनाया, प्योर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, यहाँ पर आइए, यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका मोल फ्रैक्शन क्या होने वाला है, कम। अगर अब रॉल्स लॉ याद करिए, अगर किसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कम हो गया तो उसका पार्शियल प्रेशर भी क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू मोल फ्रैक्शन होता है पार्शियल प्रेशर। अगर मोल फ्रैक्शन कम हो गया तो पार्शियल प्रेशर जो यहाँ था वो कम होना शुरू हो जाएगा। समझ में आई बात। ये जैसे जैसे हम इधर बढ़ते जा रहे हैं, ध्यान दीजिए, जैसे जैसे हम इधर बढ़ते जा रहे हैं तो XA का मोल फ्रैक्शन क्या होता जा रहा है, कम, और XB क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो ये वाली लाइन किसको बढ़ाने के लिए है, XB। और जैसे जैसे इधर से हम बढ़ना शुरू करेंगे इस तरफ, तो कौन बढ़ता जाएगा, XA, और XB कम होता जाएगा। ये चीज समझ में आया आपको। अब अगर मोल फ्रैक्शन A कंपोनेंट का डिक्रीज होता जा रहा है तो उसका पार्शियल प्रेशर भी क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। यहाँ पे आके मोल फ्रैक्शन खत्म हो गया A का, तो इसका प्रेशर कितना हो गया, 0 हो गया। तो प्रेशर 0 वाला पॉइंट ये मिला, मैक्सिमम प्रेशर ये मिला। 2 पॉइंट काफी होते हैं ग्राफ बनाने के लिए। कैसा ग्राफ बनेगा, जोड़ दें स्ट्रेट लाइन से, तो इसको हमने स्ट्रेट लाइन से ऐसे जोड़ दिया। ये किस चीज का ग्राफ है, बोलिए। अगर ये मैक्सिमम है, सिर्फ यही मौजूद है जब मोल फ्रैक्शन इसका 1 है सॉल्वेंट का, तो ये मैक्सिमम है। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, अब मोल फ्रैक्शन कितना, 1 से छोटा है। 1 से छोटा है तो यहाँ पर कितना प्रेशर होगा इसका, क्या ये टोटल प्रेशर है या कम है, कम मतलब पार्शियल प्रेशर। और पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला कितना, देखो टोटल प्रेशर ये 100 लगा सकता था, 100। ए यहाँ पर आए तो इसका मोल फ्रैक्शन हो गया 0.2, 1 था ना, घट के 0.2 हो गया। तो यहाँ पर प्रेशर कितना हुआ, ये 100 था, मोल फ्रैक्शन 0.2 हो गया, तो प्रेशर कितना हुआ, 100 × 0.2, 20। ये 100 था, ये 20 हो गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं। और इस 20 को किससे दिखाते हो आप, तो आंसर है P0A से XA को मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया हमारा पार्शियल प्रेशर A। यही है ना, हर जगह यही ओबे होगा, हर जगह यही लगेगा, कहीं पर भी आप निकालेंगे। और ये है क्या, रॉल्स लॉ। क्या है ये, रॉल्स लॉ। ये चीज समझ में आया। तो ये बनाया हमने XA के लिए, हर जगह यही लग रहा है। दूसरा XB के लिए देखिए, यहाँ पर XB कितना है, 100%, तो इसका जो प्रेशर लगेगा 100%, मैक्सिमम प्रेशर, प्योर।
जैसे जैसे इधर आ रहे हैं यहाँ पर एक्स भी क्या हो जाता है आगे खत्म, तो प्रेशर भी कितना हो गया खत्म। एक पॉइंट ये रहा मैक्सिमम प्रेशर, एक पॉइंट ये रहा मिनिमम प्रेशर। क्या करना है, जोड़ देना है। हमने इसको ऐसे जोड़ दिया ये, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ किसका हो गया, यहां पर ये मैक्सिमम है, यहां पर मिनिमम, तो हर जगह बीच में क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। और घटने वाला प्रेशर कौन बताता है, रॉल्स लॉ। तो ये प्रेशर कितना हुआ, PB इज इक्वल टू P नॉट बी इंटू एक्स बी। ये आपको ग्राफ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। ये प्रेशर है A टोटल, ये प्रेशर है B टोटल। तो अगर मैं इन दोनों को मिला दूं ये, तो ये कितना प्रेशर हुआ, ये PA है ये PB है, तो ये हुआ टोटल। दिस इज टोटल प्रेशर इज इक्वल टू PA प्लस PB। ठीक है, ये बन गया आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ। आई होप आपको ये समझ में आया है। ये दो अलग अलग ग्राफ हैं जिसको एक साथ बना देते हैं। अदरवाइज ग्राफ कैसे बनता है, ए ऐसे, ये एक ग्राफ हो गया। फिर इसका भी एक ग्राफ हम बनाए होंगे ऐसे, PB वाले का, ये XB वाले का। ठीक है, तो दो अलग अलग ग्राफ हैं, हम दोनों एक ही बनाना चाहते, मिक्स कर दिए, तो एक उधर से बना दिए, एक इधर से बना दिए। बात समझ में आया या नहीं आया, आया। तो इसको बना लीजिए, दिस इज फॉर आइडियल सॉल्यूशन। नेक्स्ट लेते हैं इसके बाद नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो रॉल्स लॉ को ओबे करते हैं हर कंसंट्रेशन पर, हर टेम्परेचर पर। ठीक है, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन होंगे, जो उसको ओबे नहीं करेंगे किसी भी कंसंट्रेशन पर, किसी भी टेम्परेचर पर। आप कोई भी टेम्परेचर मेंटेन करिए, वो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। कंसंट्रेशन कुछ भी करिए, कम सॉल्यूट डालिए, ज़्यादा सॉल्यूट डालिए, कैसा भी सॉल्यूशन बनाइए, नहीं ओबे करते। तो ऐसे सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। तो सिंपली इसको अगर डिफाइन करना है तो हम क्या बोलेंगे, द सॉल्यूशन which do not obeys Rolle's law at all concentration. The solution which do not obey Rolle's law at all concentration is known as, या is called non-ideal solution. ठीक है, this is, ठीक है, बात समझ में आ रहा है, मोटा मोटा हिसाब किताब। जो सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को ओबे करता है आइडियल, जो ओबे नहीं करता वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब कोई भी सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करता, इसका क्या मतलब है, तो जो कैरेक्टरिस्टिक वहाँ आपने बनाई थी रॉल्स लॉ में ओबे करने के लिए, उसको नॉट इक्वल करिए सबको, तो यहाँ की कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, चलिए कौन कौन सी कंडीशंस थी भाई, है ना। पहला तो हम बोल रहे हैं कि रॉल्स लॉ ओबे नहीं होता, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। रॉल्स लॉ क्या बोलता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट मस्ट बी इक्वल टू P नॉट A इंटू मोल फ्रैक्शन, इसी के बराबर होना चाहिए, यही बोलता है ना रॉल्स लॉ। और यहाँ पर रॉल्स लॉ ओबे नहीं होता, इसका मतलब है ये जो रॉल्स लॉ वाला प्रेशर आता है पार्शियल प्रेशर, ये इसके बराबर नहीं होगा। समझ में आया, यानी प्योर प्रेशर में आप मोल फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको पार्शियल प्रेशर नहीं मिलेगा, या तो ये ज़्यादा मिल जाएगा रॉल्स लॉ के कैलकुलेशन से, या कम मिलेगा। रॉल्स लॉ जितना बोलता है कि टोटल प्रेशर में मोल फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन करिए इतना प्रेशर मिलेगा, लेकिन अगर सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो आप ऐसा करके देखेंगे उतना प्रेशर नहीं मिलेगा जितना रॉल्स लॉ बताता है, या तो उस प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर मिलेगा या उस प्रेशर से कम प्रेशर मिलेगा। ये बात समझ में आ रही है। देखिए P नॉट A इंटू XA, ये रॉल्स लॉ है, यही था ना रॉल्स लॉ। टोटल प्योर प्रेशर में मोल फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन करिए, क्या मिलेगा, ये टोटल था, मोल फ्रैक्शन अगर 1 है मल्टीप्लाई करिए तो क्या मिलेगा 100% अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ। अगर मोल फ्रैक्शन ज़्यादा हो गया कंपोनेंट का, सॉल्वेंट का,
उस मोल फ्रैक्शन से टोटल प्रेशर को मल्टीप्लाई करिए तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। अब कितना कम होगा वो रॉल्स लॉ हमको बताता है कि मल्टीप्लिकेशन करिए जो भी आएगा उतना होना चाहिए पार्शियल प्रेशर। लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन को हम चेक करके देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन करके देखा, जितना कैलकुलेशन रॉल्स लॉ ने बताया था कि आएगा उतना आता नहीं है, या तो इस प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर आ जाता है या इस प्रेशर से कम प्रेशर आ जाता है, इसीलिए इसको नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो रॉल्स लॉ जो कैलकुलेशन करके हमको बताता है वो कभी भी बराबर आएगा नहीं नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, उतना नहीं दिखाएगा, या इससे ज़्यादा दिखाएगा या इससे कम दिखाएगा, ठीक है। इसी तरह सॉल्वेंट के बाद सॉल्यूट का पार्शियल प्रेशर भी रॉल्स लॉ के कैलकुलेशन के बराबर नहीं होता। इसी तरह रॉल्स लॉ बोलता है कि टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन किसके बराबर होता है, हर एक के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर, यहाँ वो भी फॉलो नहीं होता, ठीक है। तो रॉल्स लॉ ओबे नहीं होगा। ओबे नहीं होने का मीनिंग समझ में आया, बोलिए, मीनिंग समझ में आया, ओबे नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद अब और 2-3 कंडीशंस हमने बनाई थी। कौन कौन सी कंडीशंस थी भाई? पहला तो हमारा रॉल्स लॉ ओबे नहीं हो रहा है, दूसरी कंडीशन क्या थी, याद है क्या? हाँ ठीक है, वो भी इक्वल नहीं होंगे। ए और बी कंपोनेंट के बीच में जो इंटरेक्शन का फोर्स है वो कभी भी ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट के बीच के फोर्स के बराबर नहीं होगा, या तो ज़्यादा होगा या कम होगा, ठीक है। तीसरी चीज़, अगर हम दो कंपोनेंट मिक्स कर रहे हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है, मिक्स करेंगे तो इसकी इंथैल्पी में चेंज नहीं आना चाहिए था अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ आइडियल सॉल्यूशन के लिए। इंथैल्पी में चेंज नहीं आने का मतलब ना इसमें से हीट बाहर निकलनी चाहिए ना अंदर आनी चाहिए। जबकि कभी भी दो केमिकल रिएक्शन जब होता है तो केमिकल रिएक्शन दो टाइप का ही होता है। जब भी रिएक्शन होगा या इसमें से हीट निकलेगी या उसमें हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी, या वो एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक होगा, तीसरी चीज़ होती ही नहीं है, ठीक है। लेकिन रॉल्स लॉ के केस में हमने देखा, आइडियल सॉल्यूशन के केस में, कि जब भी कोई दो चीज़ें आपस में मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, तो ना उसमें से हीट निकलती है ना अंदर आती है। इसका मीनिंग ये है कि जितनी निकलती है उतना एब्जॉर्ब भी हो जाती है, दोनों का रेट बराबर हो जाता है, ठीक है। तो एंथैल्पी का चेंज नहीं होने पाता, वो ज़ीरो होता है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन पर आप कोई भी दो चीज़ें मिलाएंगे तो इसमें से हीट निकलेगी या हीट एब्जॉर्ब होगी। अगर हीट निकली या एब्जॉर्ब हुई तो एंथैल्पी चेंज हो गया कुछ ना कुछ, भले पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ। अगर हीट बाहर निकली तो कैसा चेंज होता है, ये एंथैल्पी चेंज क्या होता है, नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव। एक्सोथर्मिक में एंथैल्पी चेंज नेगेटिव और हीट एब्जॉर्ब होती है तो पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर नॉन आइडियल के केस में एंथैल्पी चेंज कुछ ना कुछ हो जाएगा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ठीक है, ये ज़ीरो नहीं होगा। एंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, कुछ ना कुछ होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। इसी तरह से चौथी चीज़ आपने बनाई थी वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग, ये भी ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। क्यों ज़ीरो नहीं होगा? या तो मिक्स करने के बाद वॉल्यूम बढ़ जाएगा या घट जाएगा। क्यों? क्योंकि फोर्स बराबर नहीं है। फोर्स अगर ज़्यादा है मॉलिक्यूल्स के बीच में, भाई ए और बी दो कंपोनेंट हैं, ए के बीच में अलग तरह का फोर्स है, बी के बीच में भी अलग तरह का फोर्स है, दोनों को हमने मिला दिया, हमने देखा इनके बीच का फोर्स बढ़ गया, मॉलिक्यूल और नज़दीक आ गए, ज़्यादा फोर्स हो गया सॉल्यूशन के अंदर, तो मॉलिक्यूल नज़दीक आ गया तो वॉल्यूम क्या होगा, छोटा हो जाएगा, नेगेटिव वॉल्यूम छोटा हो गया, लेस देन ज़ीरो। समझ में आया? ए के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मिक्स किए, सॉल्यूशन जब बना तो ए और बी के बीच का फोर्स हमने देखा कम हो गया, मॉलिक्यूल दूर चले गए। अगर फोर्स कम हो गया तो, अगर फोर्स कम हो रहा है, मॉलिक्यूल दूर जा रहे हैं, तो लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल दूर जा रहे हैं, तो वॉल्यूम का क्या हुआ, बढ़ गया। तो देयर इज ए इंक्रीज इन वॉल्यूम, पॉजिटिव डेविएशन आ गया वॉल्यूम में। समझ में आया? तो सब कुल मिला के कहानी इसी के ऊपर टिकी हुई है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। अगर ये चीज़ आपके दिमाग में कंपाइल हो जा रहा है तो आप ये भी लिख लेंगे, ये भी लिख लेंगे अपने हिसाब से, कहाँ पर पॉजिटिव होता है कहाँ पर नेगेटिव, ठीक है। तो ये हमने बनाया नॉन आइडियल सॉल्यूशन के कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ये 4-5 चीज़ें, ठीक है। अब ये दो तरह की कैरेक्टरिस्टिक हमको दिखाता है, दो तरह के डेविएशन हम इसमें देखते हैं नॉन आइडियल में, और वो दो तरह के डेविएशन कौन से होंगे, एक पॉजिटिव डेविएशन, दूसरा नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। नोट कर लीजिए। Non-ideal solution can show
पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। फ्रॉम रॉल्स लॉ, पॉजिटिव या नेगेटिव डेविएशन हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहां तक बात आपको समझ में आया। अब हम पहला देखते हैं पॉजिटिव डेविएशन। तो पहला हेडिंग बनाइए पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ या पॉजिटिव डेविएशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, कोई भी चीज। ठीक है, पहला पॉजिटिव डेविएशन। फ्रॉम रॉल्स लॉ। ठीक है, देखिए पॉजिटिव डेविएशन का क्या मतलब है। ठीक है, मतलब ध्यान से समझिएगा तो लिखने में भी मजा आएगा, आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, देखिए हमने दो कंपोनेंट लिए ए और बी, एक ए है एक बी है, सॉल्वेंट है सॉल्यूट है। ठीक बात, इसके बीच में, इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन ए एंड ए। उसी तरह बी और बी के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। मैं बोलता हूँ दोनों फोर्स एक जैसे हैं क्योंकि हम सेम नेचर के कंपोनेंट्स को मिला रहे हैं। सेम नेचर के दो लिक्विड को मैं आपस में मिक्स कर रहा हूँ। ठीक है, यही पढ़ा था ना, सेम नेचर वाले को मिक्स करना है। ठीक, अच्छा, अब इसके बीच में अपना फोर्स है, इसके बीच में अपना फोर्स है, हमने मिक्स किया। ठीक है, मिक्स करेंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा ए और बी का सॉल्यूशन बनेगा, उसके बीच में अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। मान लो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, सॉल्यूशन बनने के बाद ए और बी के बीच में फोर्स कैसा हो गया, कम हो गया। कम फोर्स होगा तो इससे क्या होगा, उसके प्रेशर के बारे में सोचिए। ए और बी, ए के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं ए और ए, उसके बीच में फोर्स स्ट्रांग है। बी और बी के बीच में जो फोर्स है स्ट्रांग है, दोनों एक जैसे फोर्स हैं। लेकिन मिक्स करते हैं तो सॉल्यूशन जब बनता है तो ए और बी के बीच का फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जब स्ट्रांग फोर्स था ए और बी के अंदर अलग अलग, इसको अगर हम गर्म करेंगे तो इसका वेपर बनेगा, इसको गर्म करेंगे इसका वेपर बनेगा, तो वेपर प्रेशर लगाएगा, है ना। आई बात समझ में। प्योर और प्योर दोनों कंपोनेंट जब प्योर स्टेट में थे तो इनके अंदर का मॉलिक्यूल का फोर्स स्ट्रांग था। अगर फोर्स स्ट्रांग है, हम हीट देंगे तो इसका वेपर बनेगा और प्रेशर लगेगा। ज़्यादा प्रेशर लगेगा कि कम प्रेशर लगेगा एज कम्पेयर टू सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर ए और बी के बीच का फोर्स कम हो गया है। अगर फोर्स कम है, बॉन्ड कमज़ोर है, तो हम हीट करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, एनर्जी देंगे तो ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाएगा। बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा तो ये जल्दी वेपर बन जाएंगे गर्म होके, और जल्दी वेपर बनेंगे तो प्रेशर भी इनका ज़्यादा होगा। किसके कंपैरिजन में, प्योर और प्योर के कंपैरिजन में। आ रहा है दिमाग में कि नहीं आया? आया। तो किसका प्रेशर ज़्यादा हुआ, किसका? ए और बी के बीच में जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम पड़ा तो उस पर जो वेपर बनेगा उसका प्रेशर ज़्यादा होता है प्योर कंपोनेंट के कंपैरिजन में। ठीक है, समझ में आ गई बात। अच्छा, रॉल्स लॉ क्या बोलता है कि आप ये दो कंपोनेंट लीजिए। रॉल्स लॉ क्या बोलता है, ध्यान से सुनिए। दो कंपोनेंट लीजिए ए और बी, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और ए के बीच में है वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी और बी के बीच में होगा। मिक्स करिए, मिक्स करने के बाद वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और बी के बीच में होगा। यही बोलता है रॉल्स लॉ, आइडियल सॉल्यूशन में लिखा है आपने। ठीक है, इसका क्या मतलब है, अगर तीनों केस में प्योर और प्योर और मिक्सचर के केस में फोर्स एक जैसा है तो जो प्रेशर प्योर में बन रहा था, जो प्रेशर प्योर में बन रहा था वही प्रेशर मिक्सचर में भी बनेगा, सॉल्यूशन में भी बनेगा। आई बात समझ में कि नहीं आया? यानी ए कंपोनेंट वाला वेपर प्रेशर अकेला जो बनता था, बी कंपोनेंट वाला वेपर प्रेशर अकेला जो बनता था, मिक्स करने के बाद दोनों के पार्शियल प्रेशर उतने उतने बनेंगे ताकि दोनों का सम कितना रहे, इंडिविजुअल के बराबर, दोनों के सम के बराबर। टोटल सम वही रहना चाहिए ना, पार्शियल प्रेशर। ये चीज़ समझ में आया आपको कि नहीं आया? लेकिन अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो सॉल्यूशन का फिर क्या होगा, इसके तो वेपर प्रेशर ज़्यादा बन रहे हैं। रॉल्स लॉ ने जो बताया था वेपर प्रेशर क्या उतना ही बन रहा है कि उससे ज़्यादा बन रहा है या कम बन रहा है? रॉल्स लॉ क्या बोलता है कि ए के बीच का फोर्स एक जैसा,
मिक्स करिए तो सॉल्यूशन में ए और बी का फोर्स भी वही होगा। जब तीनों जगह फोर्स एक जैसे हैं तो तीनों का प्रेशर भी कैसा होगा, एक जैसा होगा। और अगर एक जैसा होगा तो उन्होंने बताया कि कितना होगा भाई। अब मिक्स करने के बाद अगर मैं पूछूं कि ए कंपोनेंट का प्रेशर कितना, तो आप बोलेंगे ये जब अकेला था ए तो कितना प्रेशर बनाता था, पी नॉट ए प्योर। बी जब अकेला था तो कितना प्रेशर बनाता था, पी नॉट बी प्योर। मिक्स कर दिए, तो मिक्स करने के बाद मैं आपसे पूछता हूं कि ए का कितना प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर, तो आप क्या बोलेंगे, पी नॉट ए में क्या करो, इसके कंपोनेंट मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लिकेशन करो तो आ जाएगा आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। बी का कितना प्रेशर बन रहा है, तो आंसर है इसके प्योर में से मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करो तो बी का पार्शियल फ्रैक्शन आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर। समझ में आया। ये कैलकुलेशन किसने बताया, रॉल्स लॉ ने बताया आइडियल केस के लिए। और ये कब लागू होता है, जब ए और बी और मिक्सचर इन तीनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा, सेम। अभी हम क्या बात कर रहे हैं, ए और बी का अपना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, मिक्स करने के बाद जो ए और बी बने सॉल्यूशन में उनके बीच का फोर्स कम पड़ गया। अगर कम पड़ गया तो इसके प्रेशर का क्या हुआ, फोर्स कम है तो थोड़ी सी एनर्जी दोगे तो वेपर बन जाएगा और प्रेशर स्टार्ट हो जाएगा, तो ज़्यादा प्रेशर हो गया, ज़्यादा वेपर बन गया, है ना। अगर ज़्यादा वेपर बन रहा है तो रॉल्स लॉ ओबे हुआ कि नहीं हुआ। वेपर कितना बनना चाहिए, बराबर बराबर सबका होना चाहिए, लेकिन फोर्स कम होने की वजह से जब फोर्स बराबर होता था तो प्रेशर एक जैसा होता था, फोर्स कम पड़ गया तो प्रेशर ज़्यादा हो गया। रॉल्स लॉ ओबे हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ, वायलेट हो गया नियम रॉल्स लॉ का। प्रेशर का क्या होगा, ज़्यादा होगा कि कम होगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम है तो वेपर प्रेशर, जो कैलकुलेशन रॉल्स लॉ करके बताता है पी नॉट ए इंटू एक्स ए, उससे ज़्यादा हो जाएगा। समझ में आया, क्योंकि फोर्स कम है तो प्रेशर उससे ज़्यादा हो जाएगा, वायलेट हो गया। और अगर प्रेशर ज़्यादा हुआ, पार्शियल प्रेशर, तो इसी को कहते हम कि वो पॉजिटिव डेविएट हो गया। रॉल्स लॉ के बताए हुए प्रेशर से उसका डेविएशन पॉजिटिव हो गया, हट गया ना उस रास्ते से, भटक गया, डेविएट हो गया। कैसा डेविएट हुआ है, बढ़ा है कि घटा है, बढ़ा है, और बढ़ने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं पॉजिटिव, वहाँ से पॉजिटिवली वो डेविएट हो गया है। ठीक है ना। जो कैलकुलेशन रॉल्स लॉ ने हमको बताया है कि पी नॉट ए इंटू एक्स ए करिए, पार्शियल प्रेशर मिल जाएगा, पी नॉट बी इंटू एक्स बी करिए, पार्शियल प्रेशर मिल जाएगा। लेकिन हमने करके देखा, जो कैलकुलेशन रॉल्स लॉ बताता था उससे ज़्यादा प्रेशर आ गया, क्योंकि फोर्स कम है। ठीक है, तो उन्होंने जो कैलकुलेशन बताया उससे ज़्यादा आ गया, तो ये कैसा डेविएशन हुआ, पॉजिटिव। ज़्यादा आना मतलब पॉजिटिव डेविएशन आ गया। ठीक है। दूसरी चीज़ इसी में बताइए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है भाई, कम है, वीक है, तो पार्शियल प्रेशर कैसा आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है कैलकुलेशन से। ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज़ इसी में हम इंक्लूड करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो एंथैल्पी का क्या होगा। पुरानी बॉन्ड टूटती हैं, नई बॉन्ड बनती हैं, है ना। और जब भी मजबूत बॉन्ड बनेगा एनर्जी बाहर निकलेगा, और बॉन्ड कमज़ोर है तो अभी उसमें उतनी एनर्जी सफिशिएंट नहीं है, तो उसको मजबूत बनाने के लिए, अभी दूर दूर है, बॉन्ड कमज़ोर है, मजबूत बनाने के लिए बाहर से हम एनर्जी देंगे ताकि गर्म होकर ये और नज़दीक आ जाए। समझ में आया। तो और एनर्जी देंगे, गर्म होकर ये नज़दीक आएंगे, नज़दीक आके किसके बराबर होंगे, उतने ही नज़दीक आएंगे जितना बी के अंदर थे, जितना ए के अंदर थे, ताकि वेपर प्रेशर मेंटेन हो जाए अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ। समझ में आया। तो नज़दीक लाने के लिए, बॉन्ड को मजबूत करने के लिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, बाहर से एनर्जी दे रहे हैं। अगर बाहर से एनर्जी दे रहे हैं तो गर्म होकर ये नज़दीक आ गए, नज़दीक आ गए, बॉन्ड मजबूत हो गया। तो हमने एनर्जी दी कि इसने एनर्जी दी, हमने एनर्जी दी। अगर हमने एनर्जी दी तो एंथैल्पी कैसा हो गया, कैसा, पॉजिटिव। रिएक्शन कौन सा हुआ, एंडोथर्मिक कि एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। फिर से, तो एंथैल्पी चेंज कैसा होने वाला है, पॉजिटिव। अगर 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 मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स कम होता है तो पार्शियल प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और एंथैल्पी का चेंज पॉजिटिव हो जाता है, दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। वॉल्यूम का क्या होगा, वॉल्यूम सोचिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, मिलने के बाद कम हो गया, डिस्टेंस दूर हो गया, तो वॉल्यूम क्या होने वाला है, ज़्यादा, पॉजिटिव हो जाएगा वॉल्यूम। तो सारी चीज़ डेविएट हो रही है, प्रेशर भी डेविएट हो रहा है ज़्यादा होके, एंथैल्पी भी डेविएट हो रही है पॉजिटिव बन के, वॉल्यूम भी डेविएट हो रहा है पॉजिटिव बन के, ज़्यादा हो जा रहा है ओरिजिनल से। ये चीज़ समझ में आया। अब हम इसको नोट करते हैं, यही है हमारा पॉजिटिव डेविएशन। ठीक बात। ये when the partial pressure of each component and the resultant total pressure are greater than the pressure expected on the basis of Rolls law. Rolls law के हिसाब से जो प्रेशर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आएगा, उससे अलग अलग कंपोनेंट का वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर भी ज़्यादा है
और अगर आप टोटल मिला के देखें तो टोटल प्रेशर भी ज़्यादा होता है रॉल्स लॉ से। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। और इसका रीज़न क्या है, क्यों ऐसा हो गया? ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि मिक्स होने के बाद जो सॉल्यूशन बना उसके कंपोनेंट के बीच का फोर्स क्या हो गया है, कम पड़ गया है। ठीक है, तो रीज़न क्या है इसका, व्हाट इज द रीज़न? तो आंसर है फोर्स बिटवीन ए एंड बी, इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी इज वीकर या लेस देन, जो लगाना है, वीकर देन फोर्स बिटवीन ए एंड फोर्स बिटवीन बी एंड बी, इससे कम फोर्स हो गया है। कम फोर्स हो गया तो क्या होगा, थोड़ी सी भी एनर्जी दोगे तो सरफेस के मॉलिक्यूल फट से इवापोरेट होकर वेपर बन जाएंगे, है ना। देयरफॉर molecules of A and B will escape more easily from the surface of solution. ठीक है, therefore the vapor pressure of solution, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, ज्यादा हो जा रहा है, विल बी हायर, याद रखेंगे। ठीक है, समझ में आई बात। पॉजिटिव डेविएशन किसको बोलते हैं? नाउ कैरेक्टरिस्टिक नोट करते हैं जो आपको याद रखना है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, characteristic of solution showing positive deviation। और ये सब आप प्रैक्टिस करेंगे, बिना प्रैक्टिस के याद नहीं रहता। और ये क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, आइडियल या नॉन आइडियल में से कुछ ना कुछ जरूर पूछता है। ठीक है, चलिए पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट। जो पार्शियल प्रेशर का कैलकुलेशन हमको रॉल्स लॉ बताता है, यही है ना कैलकुलेशन पार्शियल प्रेशर का। क्या इसी के बराबर आया पार्शियल प्रेशर? नहीं आया, तो कैसा आया, ज़्यादा। तो पार्शियल प्रेशर इज ग्रेटर देन द कैलकुलेशन ऑफ रॉल्स लॉ। ठीक है, इसी तरह से पी बी इज ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स बी। इसी तरह से टोटल प्रेशर इज ग्रेटर देन कैलकुलेशन ऑफ रॉल्स लॉ। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरी चीज क्या देखी आपने, एंथैल्पी चेंज बताइए। एंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग कैसा होगा? अब तो जीरो नहीं होगा ना चेंज, अब क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। सो दिस इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब पॉजिटिव। या इसी को आप ऐसे लिख लीजिए, एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू पॉजिटिव। तीसरी चीज, वॉल्यूम चेंज इन मिक्सिंग क्या होगा, जीरो होगा क्या, ज़्यादा होगा ना, ज़्यादा मतलब पॉजिटिव। दैट इज चेंज इन वॉल्यूम इज ऑल्सो पॉजिटिव। ठीक है, ये इसका रिजल्ट हो गया। ठीक, कुछ एग्जाम्पल इसके नोट कर लेते हैं। ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, ये उनके एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, उसमें से 4 हम कंक्लूड कर रहे हैं। ठीक, इसके बाद पॉजिटिव डेविएशन का एक ग्राफ भी हम बनाएंगे। ठीक है, जिस तरह आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ हमने बनाया था, आइडियल सॉल्यूशन में से अब यहाँ पर सारी चीज़ें डेविएट हो रही हैं, प्रेशर भी डेविएट हो रहा है, एंथैल्पी भी डेविएट हो रही है, वॉल्यूम भी डेविएट हो रहा है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ से। वही ग्राफ बना लीजिए जैसे पहले आपने बनाया था। ठीक है, एक तरफ हम क्या लेते हैं, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, और एक तरफ क्या लेते हैं भाई, वेपर प्रेशर। तो चूंकि इसमें हम 2 ग्राफ एक साथ बना रहे हैं,
तो दोनों तरफ वेपर प्रेशर ले लेते हैं और इस तरफ या इस तरफ मोल फ्रैक्शन ले लेते हैं। इधर एक का मोल फ्रैक्शन ले लेते हैं और इधर दूसरे का मोल फ्रैक्शन ले लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं बोलूँ कि इसका मोल फ्रैक्शन 1 है तो यहाँ पर आकर के इसका मोल फ्रैक्शन 0 हो जाएगा। अगर यही टोटल था तो B के मोल फ्रैक्शन कितने होंगे? 0। यहाँ पर अगर ये 0 हो गया तो B के मोल फ्रैक्शन 1 हो जाएंगे और बीच में घटते बढ़ते रहेंगे, कोई कम कोई ज़्यादा, लेकिन हर जगह सबका दोनों का सम कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, अच्छा ये हो गया। फिर पॉजिटिव डेविएशन से पहले जो ग्राफ आपने बनाया है आइडियल का, वो तो आपको याद होगा ना। अगर ये सॉल्यूशन में है तो इसका जो भी प्रेशर होगा वो प्रेशर क्या कहलाएगा? प्योर। ए कंपोनेंट है तो प्योर प्रेशर को कहीं भी हम शो कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे शो किया इस पॉइंट पे, दिस इज आवर प्योर प्रेशर। ठीक है, यहाँ पर हमने प्रेशर शो किया था, इसको थोड़ा सा ऊपर हमने बनाया था, अगर आपको याद हो, आप ऊपर नीचे कहीं भी बना सकते हैं। ये प्योर प्रेशर हो गया। ठीक है, फिर ग्राफ कैसे बना था? जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन कम होता जा रहा है ए का वैसे वैसे प्रेशर भी क्या होता जाता है? पार्शियल प्रेशर भी कम होता जाता है अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ। तो रॉल्स लॉ के हिसाब से हमारा ग्राफ ऐसा बनता था। ठीक है, और ये वाला ग्राफ ऐसा बनता था अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ। ठीक बात, ये ऐसा बनता था। पहले देख लीजिए फिर बनाइए। ठीक है, अगर रॉल्स लॉ ओबे हो रहा है तो ग्राफ हमारा ये होगा। ठीक बात, है ना। लेकिन टोटल प्रेशर कितना था? यहाँ से वहाँ तक, ये टोटल प्रेशर था। लेकिन पॉजिटिव डेविएशन में जो प्रेशर रॉल्स लॉ ने बताया था ऐसा होगा, उससे डेविएशन आता है प्रेशर में। कैसा होता है प्रेशर? ज़्यादा कि कम? ज़्यादा। ज़्यादा मतलब हम ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला प्रेशर जो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ ऐसा था, पॉजिटिव डेविएशन के बाद ये प्रेशर कैसा हो गया? इससे हट गया, इससे ज़्यादा हो गया, आगे चला गया। तो अब की बार ये हुआ हमारा पार्शियल प्रेशर। ठीक बात, ये कौन सा प्रेशर था भाई? दिस इज प्रेशर कैलकुलेटेड बाय रॉल्स लॉ। ठीक है ना, ये हमारा ओरिजिनल प्रेशर था जो रॉल्स लॉ कैलकुलेट करके बताता है। लेकिन इस प्रेशर से पार्शियल प्रेशर ज़्यादा आया ए का, इतना नहीं आया, इतना नहीं आया। ये रॉल्स लॉ बताता है इतना आएगा, लेकिन इससे ज़्यादा आया। ठीक है, ये वाला प्रेशर कौन सा था? पीबी पार्शियल प्रेशर। ये रॉल्स लॉ ने बताया इतना होगा, इससे ज़्यादा आएगा। ज़्यादा आएगा तो ए ऐसे ले लेते हैं अपन, ये है हमारा पीबी। ठीक है, ये हमारा टोटल प्रेशर था, लेकिन रॉल्स लॉ ने ये बताया कि इतना आना चाहिए टोटल प्रेशर। हमने करके देखा तो क्या हुआ? इससे आगे निकल गया, पॉजिटिव डेविएशन हुआ तो टोटल प्रेशर हो गया ये। दिस इज टोटल प्रेशर। ये समझ में आया? ये है ग्राफ पॉजिटिव डेविएशन का। और नेगेटिव डेविएशन होगा तो फिर ये नीचे बन जाएगा। ये ऊपर गया था तो नीचे हो जाएगा, यहाँ से ये ऊपर गया था तो नीचे हो जाएगा। ठीक है, ग्राफ वही रहेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। ऊपर से आप इसको चाहें तो पैक भी कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, ये ऊपर बने या वो ऊपर बने ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये भी ऊपर हो सकता था, वो नीचे हो सकता था। ठीक है ना, ठीक, बना लीजिए इसको। एक्स ए इस तरफ बढ़ रहा है, एक्स बी इस तरफ बढ़ रहा है, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, दोनों तरफ वेपर प्रेशर। ठीक है, दिस इज पॉजिटिव डेविएशन। के बाद सेकंड नंबर देखिए, नेगेटिव डेविएशन। सेम टू सेम वैसे ही बना रहे हैं हम ना, ताकि आपको एक अगर आप याद कर लें तो दूसरा भी आपको याद हो जाए। ठीक है, वही लैंग्वेज, वही सब एक्सप्लेनेशन, सारी चीज़ें वही। नेगेटिव डेविएशन किसको बोलेंगे? अभी हमने क्या केस लिया था कि जब हम दो सॉल्यूशन मिलाएंगे, दो कंपोनेंट मिलाएंगे, तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसके कंपोनेंट के बीच का फोर्स कैसा हो जाएगा? वीक फोर्स होगा तो वो ज़्यादा प्रेशर बनाएगा, उसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। अगर मिक्स करने के बाद
सॉल्यूशन के कंपोनेंट के बीच का फोर्स वीक होने के बजाय स्ट्रांग हो गया, स्ट्रांग हो गया, तो बहुत तगड़ा बॉन्ड बन गया। पुराने बॉन्ड टूटे, ए और ए के बीच के बॉन्ड ब्रेक हुए, बी और बी के बीच के बॉन्ड ब्रेक हुए, ये मिक्स हुआ, नए बॉन्ड बने, लेकिन ये बॉन्ड बहुत स्ट्रांग बॉन्ड बना, तो बॉन्ड लेंथ बहुत छोटा हो गया। जितना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रांग बनता है उतनी ज़्यादा एनर्जी बाहर निकलती है सिस्टम से। आपने पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में 11th क्लास में, केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में, जो बॉन्ड जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा वो उतनी ज़्यादा एनर्जी बाहर निकल, भाई स्ट्रांग अगर रहना है, स्टेबल रहना है, तो मिनिमम एनर्जी रखना पड़ेगा, तो एनर्जी बाहर निकालना पड़ेगा। तो जो बॉन्ड जितना ज़्यादा स्ट्रांग बनता है वहाँ से उतनी ज़्यादा एनर्जी निकलती है। अगर इसमें से एनर्जी निकली तो ये कैसा हो गया, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक हो गया, एनर्जी निकल रही है, ठीक है। एक्सोथर्मिक में एंथैल्पी चेंज कैसा होता है? नेगेटिव होता है, ठीक। अच्छा, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत स्ट्रांग है कि वीक है? बहुत स्ट्रांग, तो मॉलिक्यूल बहुत नज़दीक आ गए। अगर मॉलिक्यूल बहुत नज़दीक आए तो वॉल्यूम का क्या हुआ, कम हो गया, तो वॉल्यूम चेंज कैसा हुआ? नेगेटिव, लेस देन जीरो हो गया, ओरिजिनल से घट गया तो नेगेटिव हो गया, ठीक बात। तो वॉल्यूम चेंज नेगेटिव, एंथैल्पी चेंज नेगेटिव, क्योंकि एक्सोथर्मिक है, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा हुआ? ज़्यादा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हुआ तो प्रेशर का क्या होगा? बहुत ज़्यादा फोर्स है, गर्म कर रहे हैं, ये बॉन्ड टूट नहीं रहा, जब टूटेगा तब ना ये वेपर बन के प्रेशर बनाएगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हुआ सॉल्यूशन के अंदर, तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है? कम हो जाता है। रॉल्स लॉ क्या बोलता था कि ए के बीच का फोर्स, बी के बीच का फोर्स और ए बी का बीच का फोर्स एक जैसा है, तो फिर पार्शियल प्रेशर वैसा ही होगा जैसा हम कैलकुलेट करके बता रहे हैं। लेकिन हमने कैलकुलेट करके देखा कि फोर्स तो ज़्यादा हो गया, तो इसका पार्शियल प्रेशर क्या हो गया? रॉल्स लॉ के कैलकुलेशन से कम हो गया, डिक्रीज हो गया। अगर उसके कैलकुलेशन से, रॉल्स लॉ से ये डिक्रीज हो गया, तो हम बोलेंगे डेविएशन आ गया, उनके कैलकुलेशन के हिसाब से डेविएट हो गया ये। भाई वो तो नहीं आ रहा ना जो उन्होंने कैलकुलेट किया, उससे डेविएट हो गया, हट गया उससे। कैसा हटा? कम हो गया, और कम होने के लिए हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव डेविएट हो गया, ठीक है। सो व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ए एंड बी एंड द टोटल प्रेशर आर लेस देन pressure expected on the basis of Rolle's law. Less than, lower than, जो भी आपको लिखना है, Rolle's law। इसका रीजन क्या है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी मॉलिक्यूल क्या हुआ है? स्ट्रांग हो गया है। स्ट्रॉन्गर देन, ठीक है। अगर फोर्स स्ट्रांग हो गया तो पार्शियल प्रेशर घट गया। अच्छा, मॉलिक्यूल्स ऑफ ए एंड बी, फोर्स बहुत वीक था तो जल्दी जल्दी एस्केप हो रहे थे, अब फोर्स स्ट्रांग हो गया है तो क्या होगा? जल्दी जल्दी निकलेंगे क्या? नहीं निकल पाएंगे, तो एस्केपिंग टेंडेंसी क्या हो गई उनकी? डिक्रीज हो गई। सो मॉलिक्यूल्स ऑफ ए एंड बी विल नॉट एस्केप मोर इजिली फ्रॉम द सर्फेस ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। एस्केपिंग टेंडेंसी कम हो गई। सो अगर एस्केपिंग टेंडेंसी कम हो गई तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी स्ट्रॉन्गर और लोअर, हायर और लोअर? लोअर। भाई निकल ही नहीं रहे हैं तो प्रेशर भी कम हो जाएगा ना, सॉल्यूशन विल बी लोअर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी लोअर, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक नोट कर लेते हैं। जो कैलकुलेशन रॉल्स ने करके बताया, हमारा प्रेशर कैसा आ रहा है? उससे कम आ रहा है। सो पार्शियल प्रेशर इज लेस देन रॉल्स लॉ प्रेशर, पार्शियल प्रेशर लेस देन, पार्शियल प्रेशर लेस देन, ठीक है। एंथैल्पी चेंज कैसा आ रहा है भाई? नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव मतलब लेस देन जीरो, दैट इज नेगेटिव। वॉल्यूम चेंज भी कैसा आ रहा था? लेस देन जीरो, दैट इज नेगेटिव, ठीक है। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक हो गए, और ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल, जैसे HNO3 और वाटर का सॉल्यूशन, HCl और वाटर का सॉल्यूशन, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का सॉल्यूशन, एसिटिक एसिड और पिरिडीन का सॉल्यूशन, ये सब कुछ एग्जांपल्स आप याद रखेंगे। दो फिर भी आपको हर एक के याद रखने हैं, दो एग्जांपल्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट लेते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये ग्राफ किसका है? आइडियल सॉल्यूशन का। और ये किसके हिसाब से बना हुआ है? रॉल्स लॉ के हिसाब से बना हुआ है कि अगर ए कंपोनेंट होगा तो प्रेशर इतना होगा टोटल, बी कंपोनेंट होगा तो टोटल प्रेशर इतना होगा प्योर कंपोनेंट के लिए, है ना। तो पार्शियल प्रेशर जगह जगह पर कहीं भी आप जाइए, मोल फ्रैक्शन ए का कम हो रहा है, बी का ज़्यादा हो रहा है इधर जाने से, ठीक है।
तो ए का कम हो रहा है तो ए का प्रेशर भी कम होता जा रहा है अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ। बी का बढ़ रहा है मोल फ्रैक्शन तो बी का प्रेशर भी इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। लेकिन नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले सॉल्यूशन इससे डेविएट हो जाते हैं, प्रेशर कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। तो ए का प्रेशर अगर इतना बताया है रॉल्स ने, तो नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले का प्रेशर क्या हो जाएगा, इससे ज़्यादा कि इससे कम, तो इससे कम तो कम बना लेते हैं अब की बार प्रेशर। तो ये प्रेशर हो गया हमारा ऐसे डिक्रीज हो गया, ये ज़्यादा था ये उससे कम हो गया। आपको ग्राफ बनाना आता है तो मैं उस पर नहीं जा रहा, वरना यहाँ से लाइन लगा के देखिए, ये यहाँ पे आया, ये यहाँ पे आया, तो ये प्रेशर जो भी यहाँ पर था वो प्रेशर आपको यहाँ पर मिलेगा, ये इससे इतना कम हो गया प्रेशर, ये वाला नया प्रेशर आ गया, ठीक है ना। समझ में आ रही बात, ये तो आपको आता है ना सब देखना प्रेशर वगैरह। चलिए कोई दिक्कत नहीं। दिस इज अवर ग्राफ फॉर पी ए विच इज लेस देन पी नॉट इंटू एक्स ए। ये हमारा पी बी का था, तो लेस देन वाला कैसे बनेगा, इधर बनेगा कि इधर बनेगा, नीचे बनेगा ना, ठीक है। पी बी का है, ऐसे आएंगे तो प्रेशर इंक्रीज होता जा रहा है, तो ये ग्राफ बनेगा नीचे की तरफ से ऐसे, ये ठीक है। ये है पी बी और टोटल प्रेशर ये था, टोटल प्रेशर भी क्या हो गया, कम हो गया, ये दिस इज टोटल प्रेशर, ये ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड ग्राफ, नोट कर लीजिए। थोड़ी सी समरी देखिए आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन के लिए पहली शर्त क्या है, पहली शर्त इट ओबेज रॉल्स लॉ, और नॉन आइडियल डज नॉट ओबेज रॉल्स लॉ, ठीक है। ओबे होने का मतलब क्या है कि ये प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए किसके बराबर होगा, ये जो कैलकुलेशन वो करके दे रहे हैं इसके बराबर होगा पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी उनके कैलकुलेशन के बराबर, और टोटल प्रेशर, तो आंसर है दोनों पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर, ठीक है ना ये। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू कैलकुलेशन ऑफ रॉल्स लॉ, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी डज नॉट इक्वल टू, और टोटल प्रेशर भी उनके कैलकुलेशन के बराबर नहीं आता, ठीक है। ये हो गया नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक। दूसरी चीज क्या थी, फोर्स ले लेते हैं। हियर फोर्स बिटवीन ए एंड बी कंपोनेंट दैट इज सॉल्यूशन, मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूशन, ये कैसा होना चाहिए, जैसा ए के बीच में इंटरेक्शन था, जैसा बी के बीच में इंटरेक्शन था, सब एक जैसे होने चाहिए, तभी तो प्रेशर भी एक जैसा आएगा सब जगह। ये कैसा होगा, फोर्स बिटवीन सॉल्यूशन कंपोनेंट डज नॉट इक्वल टू, नहीं होगा। जो इंटरेक्शन ए और ए के बीच में था, जो इंटरेक्शन बी और बी के बीच में था, वही इंटरेक्शन ए और बी के बीच में नहीं आने वाला, ठीक है। तीसरी चीज, इंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग कितना होगा, ज़ीरो, कोई चेंज नहीं होता, और इसमें इंथैल्पी चेंज होता है, यानी ये ज़ीरो नहीं होगा, इंथैल्पी चेंज कुछ ना कुछ होगा। चौथी चीज, वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग नहीं होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए चेंज, चेंज ज़ीरो मतलब कुछ बदलना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि बदलता है, डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। कितना बदलता है, उसको बदलने के लिए नॉन आइडियल के दो प्रकार और हमने यहाँ पर बनाए। एक प्रकार क्या था भाई, एक था हमारा पॉजिटिव डेविएशन, और एक था नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन में पहली शर्त जो रॉल्स लॉ की थी कि बराबर नहीं होगा, तो हमने क्या देखा, प्रेशर कैसा रहता है, रॉल्स लॉ के कैलकुलेशन से ज़्यादा कि कम, ज़्यादा। यहाँ पर प्रेशर हमेशा रॉल्स लॉ के कैलकुलेशन से ज़्यादा होगा,
और यहाँ पर प्रेशर कम होगा, ठीक है ना। ये पहली चीज, ये डेफिनेशन समझ में आया, कब प्रेशर ज्यादा होता है कब कम होता है। दूसरी चीज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल नहीं होता नॉन आइडियल में, तो पॉजिटिव डेविएशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूशन के कंपोनेंट में कैसा होता है, कम होता है, इसीलिए प्रेशर ज्यादा था। तो यहाँ पर दूसरी चीज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी इज लेस देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड ए एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बी एंड बी। इसमें प्रेशर कम है तो फोर्स कैसा होगा, ज्यादा, ग्रेटर देन फोर्स बिटवीन ए एंड फोर्स बिटवीन बी एंड बी, ठीक है। तीसरी चीज, एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव मतलब मोर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो। और यहाँ पर नेगेटिव आएगा चेंज, मतलब लेस देन जीरो, ठीक है। इसी तरह चौथी चीज है वॉल्यूम चेंज, भी यहाँ पर पॉजिटिव होगा यानी मोर देन जीरो, और यहाँ पर वॉल्यूम का चेंज कैसा होगा, नेगेटिव यानी लेस देन जीरो, ठीक है। ये हो गया, ये कंप्लीट इसका डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद इसका ग्राफ देखिए। ग्राफ हम कैसे बनाते थे, जल्दी से छोटे छोटे शब्दों में। इधर हमको लेना है वेपर प्रेशर, इधर भी हमको लेना है वेपर प्रेशर, ठीक है। यहाँ हमने ले लिया एक्स ए टोटल, तो एक्स बी ज़ीरो हो गया। यहाँ हमने ले लिया एक्स ए ज़ीरो, तो एक्स ए टोटल, एक्स बी टोटल हो गया 1। एक्स ए ज़ीरो तो एक्स बी 1। एक्स ए का प्रेशर हमने यहाँ पर लिया ये, तो दिस इज़ प्योर प्रेशर ऑफ ए। एक्स बी का प्रेशर यहाँ पर लिया, प्योर प्रेशर ऑफ बी। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन, वैसे वैसे ए का मोल कम होता जाएगा, और मोल फ्रैक्शन कम होता जा रहा है तो प्रेशर भी क्या होता जाएगा, कम। तो ये प्रेशर ऐसे डिक्रीज हो करके यहाँ ज़ीरो हो गया, जहाँ मोल फ्रैक्शन ज़ीरो होता है ए का, ठीक है। इधर से जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं बी के मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होते जा रहे हैं, इंक्रीज, यहाँ के फुल हो गया तो प्रेशर भी फुल, जहाँ ज़ीरो था वहाँ प्रेशर ज़ीरो। तो जैसे आगे बढ़ रहे हैं प्रेशर इंक्रीज हो रहा है मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होने से, तो ये प्रेशर ऐसा हो गया। एंड दिस इज़ टोटल प्रेशर। ये है हमारा प्रेशर, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। दिस इज आवर प्रेशर, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, एंड दिस इज आवर टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ठीक है। नेगेटिव डेविएशन में आपने देखा कि ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, तो कैसा होता है, या इससे ज़्यादा जाएगा या इससे कम जाएगा। तो इसमें हम कोई ग्राफ नहीं बनाएंगे, दो सिचुएशन हमने बना रखी है ज़्यादा कम के लिए। तो ज़्यादा कम का ग्राफ देखिए, हियर एक्स ए इज इक्वल टू 1, एक्स बी इज इक्वल टू 0, हियर एक्स ए इज इक्वल टू 0, एक्स बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। पुराने ग्राफ पहले हम बना लेते हैं। ये यहाँ पर है हमारा पी बी नॉट, यहाँ पर है हमारा पी ए नॉट, और ये है हमारा टोटल प्रेशर। ये डेविएशन कैसा आना है भाई, ये है वेपर प्रेशर, पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में प्रेशर सब क्या होते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, तो टोटल प्रेशर भी ज़्यादा हो गया, ये हो गया। दिस इज़ टोटल प्रेशर, पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू, ये भी ज़्यादा होगा, ज़्यादा मतलब ऐसा, दिस इज़ पी ए, ये भी ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा मतलब ऐसा, दिस इज़ पी बी, ठीक है। इसी तरह का नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ कैसे बनेगा, इधर वेपर प्रेशर, इधर मोल फ्रैक्शन। हियर एक्स ए इज इक्वल टू 1, एक्स बी इज इक्वल टू 0, एक्स ए इज इक्वल टू 0, एक्स बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। पुराने ग्राफ बना लेते हैं अपन। ये है हमारा
PB नॉट, दिस इज PA नॉट, और दिस इज अवर टोटल प्रेशर। ठीक है, नेगेटिव डेविएशन में प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है, तो टोटल प्रेशर भी क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। दिस इज अवर टोटल प्रेशर, ये भी डिक्रीज हो गया, नीचे चला गया। दिस इज PA, ये भी डिक्रीज हो गया, तो ये भी इधर आ गया नीचे, ये दिस इज PB। तो ये इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गए। ठीक है, तो ये चार्ट अगर आपके पास है तो आप इसको एक झलक देखेंगे, आपका ये टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपको फिर थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, इसको देखेंगे आपके दिमाग में सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है ना, तो ये हमारा फाइनल समरी चार्ट बना। दिस इज समरी ऑफ आइडियल एंड नॉन आइडियल। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव नॉन आइडियल के ही दो पार्ट हैं, नोट कर लीजिए इसको।